कल्पना करें कि सैकड़ों हजारों वर्कर्स समुद्र में 2 आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाते हैं, फिर वे वहां एक बड़ा एयरपोर्ट बनाते हैं। हर साल वहां से लगभग 3 करोड़ पैसेंजर्स उड़ान भरेंगे। इसे बनाने के प्रोसेस में इंजीनियर्स को कई प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी, लेकिन वे उन्हें सॉल्व करने में सफल हो गए। एयरपोर्ट की आरंभिक कॉस्ट करीब $8 अरब है। जैसे जैसे टाइम बीतता है, कॉस्ट बढ़कर $20 अरब हो जाती है। यह इसे पूरे एशिया के टॉप 30 सबसे बिजी एयरपोर्ट्स की लिस्ट में शामिल करता है। कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होने पर हर कोई खुश है, जश्न मना रहा है, और फिर यह डूबने लगता है। $20 अरब धीरे धीरे समुद्र में डूबते जा रहे हैं। बेशक कोई भी इस तरह से पैसों को डूबने नहीं देगा। इंजीनियर एयरपोर्ट को बचाने के लिए एक प्लान तैयार करना शुरू करते हैं। लेकिन आइए इसकी शुरुआत में वापस चलते हैं और पहले पता लगाते हैं कि इसे बनाना मुमकिन कैसे हुआ। यह सब 1964 में जापानी शहर ओसाका के पास शुरू हुआ था। उस वर्ष पहला प्लेन नए इटामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एरिया में उतरा। फ्लाइट सफल रही, सभी खुश थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। एयरपोर्ट रिहायशी इमारतों के करीब था और पहला प्लेन वहां के लोगों की खिड़कियों के पास से गुजर रहा था। बेशक टर्बाइन्स के शोर से लोग परेशान हो रहे थे, इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया और एयरपोर्ट को बंद करने या उन्हें कॉम्पेंसेशन देने की मांग करते हुए सैकड़ों मुकदमे दाखिल किए। इस दौरान उड़ानों की संख्या हर दिन बढ़ रही थी। लोगों का गुस्सा और भी बढ़ रहा था और कोर्ट ने उनकी डिमांड्स को थोड़ा बहुत पूरा भी किया। किसी को मॉरल डैमेज के लिए मुआवजे में पैसे मिले और किसी को दूसरे इलाके में नया घर मिला। बेशक इस सब में अथॉरिटीज को काफी पैसा खर्च करना पड़ा। साल बीत गए और जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा एयरलाइंस इटामी का इस्तेमाल कर रही थीं, एयरपोर्ट पर लोड बढ़ रहा था। हर साल लाखों लोग यहाँ से उड़ान भर रहे थे और यहाँ पर पहुँच भी रहे थे। लेकिन तेजी से डेवलप हो रहे शहर के लिए एक एयरपोर्ट काफी नहीं था। जापान की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने एक नया बड़ा एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया। वे सभी ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करने के लिए शहर के पास जमीन खरीदना चाहते थे। ऐसी जगह पर एयरपोर्ट बनाना काफी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होगा। एक नया एयरपोर्ट पुराने एयरपोर्ट का एक्सटेंशन बनने वाला था, जो शहर के काफी नजदीक था। इसके बाद ही उन्हें असली प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। जिस जमीन पर वे कंस्ट्रक्शन शुरू करने जा रहे थे वह काफी महंगी निकली। उन्हें अभी भी वो सारे प्रोटेस्ट और मुआवजे याद थे जो उन्हें चुकाने पड़ सकते थे। उन्हें पता था कि इस बार भी लोग नाराज होंगे। उनमें से कई को नए घरों में रिलोकेट करना होगा। उन्हें शायद एक पूरे डिस्ट्रिक्ट को रिलोकेट करना होगा। एयरपोर्ट के शोर की वजह से मुकदमेबाजी कई सालों तक चल सकती है और इसमें बहुत पैसा खर्च होगा, तो यह प्रॉफिटेबल नहीं होगा। साथ ही इसका एनवायरनमेंट पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कुछ चर्चा के बाद उन्होंने शहर से कुछ मील दूर एक नया एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया। इस तरह से प्लेन्स को रिहायशी इलाकों के ऊपर से उड़ान नहीं भरनी पड़ेगी। जगह एकदम सही थी, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। एयरपोर्ट को पानी पर बनाना था। इंजीनियर्स को यकीन था कि वे इस टास्क को पूरा कर लेंगे। इसलिए 1987 में कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना शुरू हुआ। हालांकि पहले उन्हें एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने की जरूरत थी। एक आइलैंड प्रोजेक्ट के मुताबिक काफी नहीं था, इसलिए उन्होंने 2 आइलैंड्स बनाने का फैसला किया। उन्हें लगा कि ओसाका के पास किसी जगह कंस्ट्रक्शन शुरू करने के मुकाबले इस तरह से एयरपोर्ट बनाना सस्ता पड़ेगा। सबसे पहले सर्वेयर्स ने इंजीनियर्स और दूसरे एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर समुद्र तल को अच्छी तरह से स्टडी किया। उन्हें फ्यूचर के आइलैंड के लिए एक मजबूत फाउंडेशन बनाने के लिए एक सही जगह की तलाश थी। इसके बाद उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट को समुद्री लहरों से बचाने के लिए दीवार बनाई। उन्होंने 48,000 कंक्रीट ब्लॉक और मलबे को वहां इंस्टॉल किया। उन्होंने दीवारों के आसपास सैकड़ों टन वजन के स्टील के सेल्स बनाए। इन डैम्स को कंस्ट्रक्शन के सभी स्टेजेस में आइलैंड को पानी से तबाह होने से रोकना था। उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि जब वे इस आइलैंड को बना रहे हों, उस वक्त यह समुद्र की लहरों से तबाह नहीं होगा। इस काम के लिए उन्हें एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन शील्ड की जरूरत थी। इस शील्ड की कीमत करीब $150 मिलियन थी। इसके बाद मिट्टी को जमाने और सारे लिक्विड को बाहर निकालने का मुश्किल काम शुरू हुआ। क्ले वाले समुद्र के तल पर बिल्डर्स सैकड़ों हजारों टन रेत बिछा रहे थे। उन्होंने फाउंडेशन के रूप में जमीन की एक एडिशनल मोटी लेयर बनाई, लेकिन यह सारी मिट्टी गीली थी। यह एक स्पॉन्ज की तरह था जिसने अपना आकार बदल लिया। यह गिर सकता था
और अपने साथ एयरपोर्ट को भी अंदर खींच सकता था। इसलिए इंजीनियर्स ने मिट्टी में 20 लाख से ज्यादा वर्टिकल पाइप्स लगाए। उन्होंने हर एक पाइप के अंदर रेत भर दी। कभी कभी दूसरे आर्टिफिशियल आइलैंड्स को बनाने के दौरान इन पाइप्स को फैब्रिक से भर दिया जाता है। मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करने के लिए यह सब करना जरूरी होता है। यह सिस्टम एक वर्टिकल ड्रेन के प्रिंसिपल पर काम करता है। इसके बाद कर्मचारियों ने पाइप हटा दिए। ड्रेन्स जमीन के अंदर ही रह गई। अगला कदम रेत की लेयर के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा मिट्टी डालना था। बिल्डर्स ने उस मिट्टी को ओसाका बे के पहाड़ी इलाके से लिया और इसे पड़ोसी शहरों और देशों से बार्ज पर रखकर पहुंचाया गया। उन्होंने इस सारी मिट्टी को कॉम्पैक्टेड लेयर पर रख दिया। फिर नई लेयर के मास ने सारे लिक्विड को कम डेंस रेत में पुश कर दिया। वहाँ मॉइस्चर केवल ऊपर से हैवी प्रेशर के कारण हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ सकता था। फिर लिक्विड वर्टिकल ड्रेन में चला गया। यहाँ वह ऊपर उठा और एवेपोरेट हो गया। जितना ज्यादा मॉइस्चर निकला, मिट्टी उतनी ही कॉम्पैक्ट होती जा रही थी। यह मजबूत हो गई और इसकी शेप बिगड़ने की पॉसिबिलिटी कम हो गई। नई मिट्टी का बिछाने का काम कई स्टेजेस में चला। गैप देना काफी जरूरी था ताकि हर एक लेवल मजबूत हो सके और नीचे की तरफ उतर सके। इसलिए एक एक लेयर करके बिल्डर्स ने इस काम को पूरा किया। फिर उन्होंने 900 कॉलम्स को जमीन में गाड़ दिया और एक सॉलिड फाउंडेशन के लिए उन्हें हाइड्रोलिक जैक पर रख दिया। अगर मिट्टी ढीली होने लगती तो इससे कॉलम्स को एडजस्ट करना आसान हो जाता। आखिर में उन्होंने 2 आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए। बिल्डर्स ने एयरपोर्ट बनाना शुरू कर दिया। बड़े पैमाने का कंस्ट्रक्शन 1994 में खत्म हुआ। उसी वर्ष उन्होंने एयरपोर्ट खोल दिया। इसकी इमारत समुद्र के ऊपर ऊंची खड़ी थी और इसके बाद यह धीरे धीरे डूबने लगी। लेकिन यह ठीक ही था। लेबोरेटरी सॉइल एनालिसिस और इंजीनियर्स के कैलकुलेशन के मुताबिक मिट्टी को समुद्र के लेवल से 13 फीट तक डूबने में लगभग 50 साल लगेंगे। यह ऊंचाई एयरपोर्ट के सेफ ऑपरेशन के लिए जरूरी मिनिमम लेवल है। डैम टूट सकता है और अगर एयरपोर्ट समुद्र के लेवल से 13 फीट नीचे चला जाता है तो इसमें पानी भर जाएगा। यानी 50 साल में एयरपोर्ट असुरक्षित जगह बन जाएगा। तब तक इंजीनियर्स इस प्रॉब्लम का सलूशन खोज लेंगे। लेकिन चीजें काफी पहले ही खतरनाक हो गई हैं। कुछ हिस्सों में एयरपोर्ट के खुलने के बाद 6 साल के अंदर समुद्र का लेवल 13 फीट की सीमा तक पहुंच गया। 1990 में कंस्ट्रक्शन के दौरान इंजीनियर अलर्ट हो गए जब पहला आइलैंड उम्मीद के 19 के बजाय 27 फीट गिरा। इतनी बड़ी इमारत के लिए यह अंतर बहुत बड़ा था। यह ऐसा है जैसे आप 2 मंजिला घर खरीदते हैं लेकिन आपको इसके बदले केवल एक ही मंजिल मिलती है। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि कैलकुलेशंस रियलिटी से इतना अलग होंगे। इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए उन्होंने एयरपोर्ट के डूबने वाले हिस्सों की खुदाई की और सीधे हाइड्रोलिक जैक के नीचे लोहे की प्लेट्स डाले। इन जैक को एडजस्ट करना पॉसिबल था, इसलिए इंजीनियर्स ने एयरपोर्ट के कॉलम्स को जरूरत के मुताबिक ऊंचाई तक बढ़ा दिया। प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो हो गया, लेकिन क्या यह परमानेंट फिक्स था? 900 कॉलम्स में से हर एक मेजरिंग डिवाइस से लेस है जो फाउंडेशन में होने वाले किसी भी चेंज को शो कर देता है। इंजीनियर्स को उम्मीद है कि अगर जरूरत हो तो उन्हें हर 2 वर्षों में जैक की कॉन्फ़िगरेशन को फिर से बनाना होगा। अब यह सही अनुमान लगाना असंभव है कि एयरपोर्ट कितनी तेजी से डूबेगा। सिचुएशन काफी मुश्किल है क्योंकि इमारतें अनइवन तरीके से झुक रही हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि दूसरा आइलैंड 2023 तक 13 फीट के निशान तक पहुंच जाएगा। शायद यह तेजी से होगा, लेकिन इसमें ज्यादा टाइम भी लग सकता है। फिलहाल एक बात तो पक्की है, 1994 से कंसाई लगभग 40 फीट डूब चुका है। इंजीनियर बिल्डिंग को मजबूत करना और डैम को प्रोटेक्ट करना बंद नहीं करते हैं। लगातार रिपेयर और मॉडिफिकेशन के कारण एयरपोर्ट की लागत बढ़ रही है। उद्घाटन के समय इसकी कीमत $8 अरब थी। 2008 तक कंसाई की कीमत $20 अरब से ज्यादा हो गई थी। इसके बावजूद एयरपोर्ट अपना काम बखूबी करता है। यह ओसाका को बाकी दुनिया से जोड़ता है। लगभग हर साल 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा पैसेंजर इस टर्मिनल का इस्तेमाल करते हैं। यह इसे जापान के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक बनाता है। लोड कम करने से इसके डूबने की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। यह प्रेशर यहाँ पर भरी हुई मिट्टी बना रही है, इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट नहीं।